हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया फ्रॉम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक ऑफ क्लास 12th। ओके, सो इस चैप्टर में हम बेसिकली करने वाले हैं हमारी दुनिया का जो एक पार्ट है डेट इज साउथ एशिया, उसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बार अगर हम रिवीजन करें अभी तक हमने इस पूरी बुक में 4 चैप्टर्स कंप्लीट करे हैं, जिसमें से हमने अभी तक हम किस चीज़ की बात कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर, कोल्ड वॉर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग, है ना। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में बात करी कि हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी, ठीक है, उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी, है ना, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, एंड वो कंपटीशन चल रहा था उन दोनों के बीच में। उसके बाद सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि कैसे यूएसएसआर जो था वो ख़त्म हो गया था, उसका पतन हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था 1991 में, ठीक है। उसके बाद हमने थर्ड चैप्टर में देखा कि कैसे उसके बाद जो यूएस था उसकी हेजेमनी कैसे फैल गई थी, यानी कि वो पूरा प्रभुत्व उसका हम कह सकते हैं वर्चस्व फैल गया था पूरे के पूरे वर्ल्ड में, राइट। उसके बाद हमने देखा फोर्थ चैप्टर में कि उसके अलावा यूएस के अलावा और भी कई सारे ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर निकल कर आ रही थी, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, उसके बाद ब्रिक्स एंड इंडिया, आसियान एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप ऑफ कंट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये चैप्टर थोड़ा अलग है बिकॉज इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक जो हमारे वर्ल्ड का एरिया है डेट इज साउथ एशिया, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें व्हाट इज साउथ एशिया, तो साउथ एशिया जैसे कि आप एशिया, ये पूरा का पूरा समझ लो एशिया है। एशिया का जो ऊपर वाला पार्ट है डेट इज नॉर्थ, नीचे वाला पार्ट साउथ, और इधर वाला ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये जो पार्ट है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये इसको हम बोलते हैं साउथ एशिया। अब अगर हम बात करें कि जो साउथ एशिया उसमें कितनी कंट्रीज आती है, तो साउथ एशिया में कितनी कंट्रीज आती है, 7 कंट्रीज। ओके, साउथ एशिया में 7 कंट्रीज आती है। इसको याद करने की एक ट्रिक जो है वो है अपनी एमबीबीएस, ठीक है। क्या याद कर लो, अपनी एमबीबीएस। ए को एक बार के लिए भूल जाओ, ए वैसे अफगानिस्तान के लिए, बट अफगानिस्तान को हम इंक्लूड नहीं करते बिकॉज हमारी जो साउथ एशिया उसकी बाउंड्रीज इतनी ज़्यादा हम कह सकते हैं क्लियर नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान, चाइना और म्यांमार, ये जो 3 कंट्रीज है इनको भी इंक्लूड करना चाहिए साउथ एशिया में, बट हम इसको नहीं इंक्लूड करते हैं। ओके, सो ए को आप छोड़ दो, पी से शुरू करो, ठीक है। 7 है ना यहाँ पे। पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, एम से मालदीव्स, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान और एस से श्रीलंका, ठीक है। हो जाएगा आपको आराम से याद, ठीक है। अपनी एमबीबीएस आपने वो फिल्म भी देखी होगी, ठीक है, एमबीबीएस, मुन्ना भाई एमबीबीएस करके, ठीक है। अब देखो, अब ये जो साउथ एशिया है इसमें जो पाकिस्तान और इंडिया है, ये 2 ऐसी कंट्रीज है, इनके पास क्या है, न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। क्या है, इनके पास न्यूक्लियर पावर है, जिसकी वजह से इनकी हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों देश जो हैं ये दुनिया की निगरानी में, यानी कि दुनिया की नज़र में आते हैं बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर पावर की वजह से, ठीक है। तो इनको वर्ल्ड अटेंशन मिलती है। ओके, अब देखो, अब यहाँ पर साउथ एशिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि लड़ाइयाँ देखने को मिलती है बहुत सारे मुद्दों पर। जैसे होते हैं ना पड़ोसी एंड भाई बहन, और ये सब लोग क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं कुछ ना कुछ मुद्दों पर, है ना। कोई ज़मीन के लिए लड़ रहा है, कोई किसी के लिए लड़ रहा है, कोई कुछ मतलब अलग अलग चीज़ों पे लड़ रहे हैं ना। तो वैसे ही आप समझ लो ये सारे के सारे रिश्तेदार हैं, ठीक है, और ये आपस में लड़ते रहते हैं कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर, ठीक है। सब जैसे कि पानी को लेकर लड़ते रहते हैं कि वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, वो वाली नदी का पानी शेयर नहीं करे तुम हमें तो फिर लड़ाई कर देंगे, ठीक है। इंसर्जेंसी, जैसे वॉर भी हो रखी है यहाँ पर, बहुत बार वॉर भी हो जाती है इनके बीच में आपस में। एथनिक स्ट्राइफ बहुत सारी हैं, ठीक है, कल्चर को लेकर बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाती है। रिसोर्स शेयरिंग को लेकर लड़ाइयाँ हो जाती है कि ये चीज़ हमें मिलनी चाहिए, ये नहीं मिलनी चाहिए। जैसे होता है ना घर में कि इसके लिए आइसक्रीम आई है, मेरे लिए क्यों नहीं आई, है ना, उस टाइप से मतलब चीज़ें यहाँ पे लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं। ओके, सो इसके बाद एक स्टेटमेंट है साउथ एशिया के लिए जो यूज़ करी जाती है। साउथ एशिया में जो हम कह सकते हैं लोग हैं वो क्या बोलते हैं, आवर इज़ अ रीजन वेयर राइवलरी एंड गुडविल, होप एंड डिस्पेयर, म्यूचुअल एंड ट्रस्ट को एग्जिस्ट सस्पिशन, यानी कि वो बोलते हैं कि हमारा जो रीज़न है, हमारा जो जगह है वो एक ऐसा हमारी जगह है जहाँ पर क्या है, लड़ाई भी है, अच्छाई भी है, ठीक है, यानी कि बुराई भी है, अच्छाई भी है, आशा भी है, निराशा भी है, ठीक है, लड़ाई झगड़े भी हैं और प्यार भी है, ठीक है, ट्रस्ट भी है, अविश्वास भी है, यानी कि हम विश्वास नहीं भी करते और विश्वास करते भी हैं, ठीक है। तो ये एक ऐसा रीज़न है जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें चलती है, ठीक है। हमारे आसपास का ही रीज़न है, हम कह सकते हैं हमारे पड़ोसी हैं बिकॉज वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, सो हमें बहुत अच्छे से पता है इन सब देशों के बारे में ऑलरेडी, ठीक है। सो हमें जस्ट इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है कि इनकी क्या हिस्ट्री रही थी और कैसे कैसे हुआ था, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज साउथ एशिया, जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया है, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर
जो साउथ एशिया है वो अच्छे से, इसको हम कह सकते हैं नेचुरली ही प्रोटेक्टेड है हर जगह से। अगर हम बात करें साउथ एशिया के ऊपर वाले इलाके की, फॉर एग्जांपल ये साउथ एशिया है, यहाँ का जो ऊपर वाला इलाका है ये कहाँ से, किस चीज़ से ढका हुआ है, हिमालय से, ठीक है, हिमालय पर्वत है ना, उससे इसने ढका हुआ है इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम इधर की बात करें तो यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है ना। अगर हम साउथ की बात करें तो एक तरफ अरेबियन सी आता है, ठीक है, और एक तरफ बे ऑफ बंगाल आता है, ठीक है, यानी कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है नीचे की तरफ, ठीक है। तो साउथ वेस्ट ईस्ट हर तरफ से हमारा जो देश है, सॉरी हमारा जो ये साउथ एशिया है हर तरफ से ढका हुआ है, ठीक है। एक तरफ इसमें इंडियन ओशियन आता है, तो मतलब चारों तरफ से हमें नेचुरली ही हम कह सकते हैं, प्रकृति रूप से ही हम हर तरफ से प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। अब देखो, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो बाउंड्रीज हैं यहाँ की ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, यानी कि जो साउथ एशिया है वहाँ की बाउंड्रीज इतनी क्लियर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान, म्यांमार और चाइना भी इसका पार्ट है, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ साउथ एशिया, ओके। उसके बाद साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी यानी कि भिन्नताएं, यानी कि अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग कपड़े, अलग अलग कल्चर। हम अगर इंडिया, सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ अगर मैं, तो सिर्फ इंडिया में आपको इतने सारे लोग दिख जाएंगे, इतनी भाषाएं बोलने वाले, इतने हम कह सकते हैं अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने वाले। उसके बाद हर किसी के, अगर आप 2 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे सो यू विल सी कि वहाँ पर मतलब अलग खाना चल रहा है, ठीक है। हर जगह की हमारे इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, तो समझ लो कि पूरे साउथ एशिया में तो कितनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी, कितने ही अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ चाइना जो है, चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ठीक है, हम कह सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है इट इज़ अ पावरफुल कंट्री है ना, बहुत पावरफुल कंट्री है, बट हम इसको इसमें इंक्लूड नहीं करते हमारे साउथ एशिया के रीजन में, ओके। फोर्थ चीज़ ये है कि जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र के लिए यहाँ के साउथ एशिया में जितने भी लोग हैं इन सब के लिए, इन सब के अंदर डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही चाह है ना। यानी कि ये सारे के सारे जो लोग हैं वो डेमोक्रेसी चाहते हैं। बेशक हम गवर्नमेंट्स की बात नहीं करें, हम यहाँ पे लोगों की बात करें, ठीक है, कि यहाँ के जो पूरे साउथ एशिया में जितने भी लोग रहते हैं इन सब की बहुत ही हम कह सकते हैं चाह है डेमोक्रेसी को लेकर, ठीक है। आपके CUET में कुछ भी किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड दिस वीडियो इज़ बोथ फॉर CUET एंड बोर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। CUET के लिए ज़्यादा है बिकॉज इसमें हम थोड़े फैक्ट्स ज़्यादा पढ़ेंगे, ओके। और इसमें से बहुत क्वेश्चन बन भी सकते हैं बिकॉज इसमें अधिकतर चीज़ें फैक्ट्स एंड ये सब चीज़ें दे रखी है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, डेट्स एंड ऑल दैट थिंग्स, ठीक है। सो ध्यान से देखना है। अब हम बात करते हैं एक बार कि ऊपर से हम देख लेते हैं कि क्या क्या सिस्टम है, फिर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पर जब से इन दोनों देशों को आज़ादी मिली है तब से यहाँ पर क्या चलती है, डेमोक्रेसी ही चलती है, यानी लोकतंत्र चलता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कभी मिलिट्री रूल चलता है, कभी सिविलियन रूल चलता है, यानी कि बोथ, इन्होंने इन दोनों ही कंट्रीज़ ने बोथ रूल फेस करा हुआ है, ठीक है। आप पाकिस्तान की अगर बात करोगे तो पाकिस्तान में तो अब भी यहाँ तक कि मिलिट्री रूल और ये इसी के बीच में डामाडोल रहती है इनकी जो कंट्री है ना। यहाँ पर जो डेमोक्रेसी से जो हम इलेक्शन करके वोट कराते हैं वो सिस्टम भी देखा है इन लोगों ने, और यहाँ तक कि मिलिट्री वाला सिस्टम भी देखा है, यानी मिलिट्री राज कर रही है पूरी की पूरी कंट्री पर, ओके। इसके बाद अगर मैं नेपाल की बात करूँ तो जो नेपाल है, नेपाल में क्या है, 2006 तक यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची चलती थी, यानी कि मतलब राजा भी है, ठीक है, राजतंत्र भी है और संविधान भी है, ओके। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची। आपका जो पेपर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाला है, सो इट विल बी बेटर कि आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए बिकॉज इंग्लिश में थोड़े वर्ड्स इजी होते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मीन संविधान भी है और राजतंत्र भी चलता है, यानी कि राजा के हिसाब से उस संविधान को बना रखा है, ठीक है। तो 2006 तक वहाँ पर ये वाला सिस्टम था और किंग के पास सारी की सारी पावर्स होती थी। लेकिन 2008 की अगर हम बात करें तो 2008 में ये जो मोनार्ची थी, दैट इज़ राजतंत्र, राजा का जो शासन चलता है उसको ख़त्म कर दिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना दिया इसको, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अब डेमोक्रेसी चलती है। 2008 के बाद अगर कोई पूछे कि 2008 के बाद मतलब CUET में अगर आ गया फॉर एग्जांपल, तो 2008 के बाद जो नेपाल है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यानी कि लोकतंत्र चलता है वहाँ पर भी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इंडिया में भी लोकतंत्र चल रहा है, श्रीलंका में भी लोकतंत्र चल रहा है, एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ नेपाल में भी लोकतंत्र चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेपाल और बांग्लादेश आपने देखा डेमोक्रेसी है यहाँ पर अब, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत चाह है यहाँ के लोगों में। तो नेपाल बांग्लादेश यहाँ पर भी डेमोक्रेसी चल रही है। सिर्फ अभी तक हमने देखा जो पाकिस्तान है उसमें थोड़ा डामाडोल चलता है, ठीक है। फिर हम अगर भूटान की बात करते हैं तो भूटान में 2008 में क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्ची थी, वही राजतंत्र भी है और संविधान भी और प्लस मल्टी पार्टी सिस्टम चलता है यहाँ पर, यानी कि हमने राजा को बिठा रखा है। भूटान में क्या सिस्टम है, राजा तो है, उससे हमने पावर्स नहीं छीनी, बट मतलब उससे हमने पावर नहीं छीनी, राजा भी बैठा हुआ है, पर उसके साथ साथ डेमोक्रेसी चल रही है एक तरफ से, क्योंकि मल्टी पार्टी सिस्टम है ना, बहुत सारी पार्टीज आप चूज़ कर सकते हो उन पार्टीज में से। जैसे अगर मैं बात करूँ मैं मतलब जैसे जहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ है ना,
तो महारानी बिठा रखी थी, है ना। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, प्रेसिडेंट भी चलता था। तो वैसा ही सिस्टम है भूटान में, समझ लो 2008 से। तो 2008 इसका भी 2008 ही और नेपाल का भी, और दोनों वैसे देखने में भी सेम सेम टाइप लगते हैं आपको। उसके बाद मालदीव्स की अगर मैं बात करूँ, जहाँ पे लोग बहुत ही, हम कह सकते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, इट इज़ अ वेरी गुड प्लेस, कंट्री, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सुल्तानेट चलता था, यानी कि सल्तनत थी ये 1968 तक, ठीक है। 1968 तक यहाँ पर सल्तनत थी पूरी, यानी कि सुल्तान रहता था, वही सेम सिस्टम, राजा वाला सिस्टम चलता था। और 1968 में ये रिपब्लिक बन गई थी, यानी कि हम कह सकते हैं गणतंत्र हो गया था ये, और प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट आ गई थी यहाँ पे, यानी कि इसको हटा दिया, सुल्तान वाला सिस्टम हटा दिया, और क्या ले आई है 1968 में, रिपब्लिक, गणतंत्र भी है, साथ ही साथ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी कि जिसमें जो राष्ट्रपति होता है वो इलेक्ट किया जाता है यहाँ पर। जैसे हमारी कंट्री कैसी है, हमारी कंट्री में राष्ट्रपति भी होता है और प्राइम मिनिस्टर भी होता है ना, मतलब प्रधानमंत्री भी होता है। सो जो प्रधानमंत्री होता है उसके पास आई थिंक, मतलब उसके पास वैसे ज़्यादा पावर्स होती है एट, अगर हम हैंड की बात करें कि हाथों हाथ, तो उसके पास ज़्यादा पावर्स होती है ना। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंशियल वाले में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, ठीक है। सो 1968 में यहाँ पे रिपब्लिक कर दिया गया था, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कर दी गई थी। और कौन सी यहाँ पे पार्टी राज करती है, MDP, ठीक है, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी हम जिसे बोलते हैं। और MDP जो थी, इसने 2018 के इलेक्शन भी जीते हैं। अगर हम लेटेस्ट की बात करें, देखो, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUT, सो CUT के लिए आपको लेटेस्ट जानकारी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। करंट में भी आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, बिकॉज MCQs जो होते हैं उसमें आपसे, मैं ये नहीं कह रही कि कुछ भी पूछ लेंगे, बट यहाँ पे जो भी चैप्टर से रिलेटेड है उससे आपको करंट चीज़ें और ये सब चीज़ें आपको याद करना पड़ेगा, ओके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की, ठीक है। पाकिस्तान में क्या सिस्टम चलता था, कैसे था। सबसे पहली चीज़ तो ये जो चैप्टर है ये बहुत इजी चैप्टर है, मतलब आपको आराम से समझ आ जाएगा, बिकॉज हम इन कंट्रीज़ के बारे में ऑलरेडी पहले से भी बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है। और जस्ट इसमें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको फटाफट याद करने पड़ेंगे, ठीक है, जो आपके आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्या हुआ था, सबसे पहला जो बंदा था, जो मतलब हम कह सकते हैं पावर में आया था, वो था जनरल आयूब खान। अब जहाँ जहाँ मैं जनरल बोलूँ वहाँ आप समझ लेना किसका बंदा है, ये मिलिट्री का बंदा है, ओके। क्योंकि जनरल मिलिट्री में होता है ना, जनरल मेयर, ये पोस्ट है ना। तो मिलिट्री का बंदा है ये, जनरल आयूब खान ही आया था सबसे पहले, ठीक है। जब यहाँ का पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1947 में, हम अलग अलग हो गए थे ना, हमारा हम कह सकते हैं बंटवारा हो गया था एक तरीके से पाकिस्तान और हिंदुस्तान का। तो 1947 में आप कह सकते हो। उसके बाद जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, वहाँ पे संविधान बना, उसके बाद जनरल आयूब खान वहाँ पर किसमें पावर में आया, ठीक है। और इसको मतलब कि छोड़ना पड़ा, बिकॉज इसने फ्रॉड इलेक्शन लड़े थे, ठीक है। क्या करा था इसने, फ्रॉड इलेक्शन लड़े थे, धोखे से ये बन गया था। इसकी वजह से लोगों ने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करा, लोग इससे दुखी थे और इसकी वजह से इसको छोड़ना पड़ा। उसके बाद जनरल आयूब खान जब खत्म, मतलब हम कह सकते हैं कि ये जब हट गया, तो इसके बाद कौन आया, जनरल याया खान आया। याया खान है, बट आप इसको ऐसे याद कर सकते हो हिंट के कि ए के बाद वाई आया है, याया की, जैसे आयूब खान हटा तो याया ने बोला याया मैं आता हूँ, ठीक है। ये जो जनरल याया खान है, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो था ये उस टाइम पे भी था जब बांग्लादेश क्राइसिस हुई थी ना, जब बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया था पाकिस्तान से और उसने एक अलग कंट्री बना ली थी बांग्लादेश 1971 में, ठीक है। और इसी टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई भी हुई थी। तो उस टाइम पे कौन सा बंदा था, जनरल याया खान, ठीक है। जनरल है, इसका मतलब ये भी क्या है, मिलिट्री रूल। तो पहले ही मिलिट्री रूल चला, अभी भी मिलिट्री चल रही है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आया जुल्फिकर अली भुट्टो। ये इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1971 में ये इलेक्ट हुआ था। अब ये इलेक्टेड था, ये मिलिट्री का नहीं था, ये क्या था, इसको लोगों ने इलेक्ट करा था, लोगों ने चुनकर इसको मतलब वो करा था, ठीक है, बिठाया था। तो जुल्फिकर अली भुट्टो आया, ठीक है, जिसको आप ऐसे याद कर सकते हो, ZAB, जब, ठीक है, जब से याद कर सकते हो, ठीक है। तो जुल्फिकर अली भुट्टो आया 1971 से 1977 तक। उसके बाद अब देखो, जो वो होती है क्या कहते हैं, पाकिस्तान में जो मिलिट्री है वो टिकने नहीं देती, ठीक है, इलेक्शन वाले लोगों को। तो फिर से इसको हटा दिया और 1977 में फिर से कौन आ गया, जनरल जिया उल हक। जनरल यानी कि फिर से मिलिट्री रूल आ गया, ठीक है। मतलब यही मतलब यही चलता रहेगा इसमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जनरल था तो लोगों ने इसको इलेक्ट करा नहीं था, लोग फिर दुखी हो गए इसके रूल से। फिर से इसने क्या देखा, प्रो डेमोक्रेसी। इस टाइम पे जो लोग थे वो डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे, मूवमेंट्स चल रहे थे 1982 के बाद से, ठीक है। फ्रॉम 1982 बहुत सारी आंदोलन कर रहे थे लोग, जिसकी वजह से इसको भी क्या करना पड़ा, हटना पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर से इलेक्शन हुए, फिर कौन आया, बेनज़ीर भुट्टो। इसको आप बीबी से याद कर सकते हो, बीबी बिग बॉस नहीं, बीबी बेनज़ीर भुट्टो है ये, ठीक है। सो बेनज़ीर भुट्टो कब आया, 1988 में, क्योंकि 1982 से लोग क्या करने लगे थे, वो उसकी मांग करने लगे थे कि डेमोक्रेसी चाहिए, हमें नहीं पता, इसको हटाओ, ये वो, ठीक है। और जब लोग अपनी पे आते हैं तो
किसी को नहीं छोड़ते, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब ये फिर से बेनज़ीर भुट्टो आया 1988 में और ये इलेक्टेड बंदा था, ठीक है। इसमें बेनज़ीर भुट्टो के टाइम पे क्या हुआ था, दो पार्टीज़ के बीच में बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी एक तो PPP, ठीक है, और एक चल रही थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में तो आप जानते भी हो, हमने जिसने ये 2 नेशन थ्योरी निकाली थी, मुस्लिम लीग की वजह से ही जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान है इनके बीच में बंटवारा भी हुआ था, है ना। सो क्या हुआ, अब ये जो जब बेनज़ीर भुट्टो बना था तो उस टाइम पे इन दोनों के बीच में लड़ाई चल रही थी, ठीक है। और जो बेनज़ीर भुट्टो था वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करता था, PPP से, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ठीक है। और मुस्लिम लीग हार गई थी इस कंपटीशन में। अब देखो इसके बाद वापस से क्या हुआ, 1988 के बाद कौन आया, नवाज शरीफ आया, ठीक है। इसकी वो नहीं दे रखी कि कब आया, बट ये नवाज शरीफ आया था इसके बाद। ये भी इलेक्टेड डेमोक्रेसी से था, ठीक है, यानी कि इसके भी इलेक्शन हुए थे, बिकॉज इसके आगे जनरल नहीं आ रहा ना। तो ये भी क्या था, नवाज शरीफ भी हमारा इलेक्ट होके आया था, ठीक है। और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता था, मुस्लिम लीग से। उसके बाद क्या हुआ, 1999 में से लेकर 2008 तक वापस से कौन हो गया, मिलिट्री रूल आ गया, फिर से आर्मी टिकने नहीं देती, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो उस टाइम पे मिलिट्री का बंदा कौन था, परवेज मुशर्रफ, ठीक है, जनरल परवेज मुशर्रफ ये आया, ठीक है। इसने क्या कर दिया, ये और तेज था, इसका और ही ज़्यादा अलग ही दिमाग चलता था। इसने पता क्या करा, इसने इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 2001 में अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया, खुद ही राष्ट्रपति बन गया, ठीक है। और क्या करा इसने, टू गिव, सिर्फ इसलिए करा ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई लोकतंत्र चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। खुद ही इलेक्शन कराए, खुद ही इलेक्ट हो गया 2001 में, खुद ही मतलब सब कुछ करी जा रहा है, ठीक है। और पाकिस्तान हेल्ड बाय आर्मी दो सम इलेक्शन हेल्ड, और इसके बाद से पाकिस्तान जो है मतलब आर्मी से चलती आ रही है, और कुछ इलेक्शन भी बीच बीच में करवा देता था। ये चल खुद ही रहा है और बीच बीच में क्या कर रहा है, इलेक्शन भी करवा रहा है, ताकि लोगों को ये लगे कि वाओ इलेक्शन भी हो रहे हैं, ठीक है। फुल पागल बना रहा था ये। तो परवेज मुशर्रफ कब से कब तक रहा, 1999 में ये इलेक्ट हुआ था और 2008 में ये इसको हटना पड़ा बेचारा, ओके। सॉरी वो मैंने मतलब दिखाया नहीं आपको वीडियो में, बट बेनज़ीर भुट्टो के बाद आया नवाज शरीफ, ठीक है, ये इलेक्टेड था। इसके बाद 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ आया, जो कि जिसने क्या करा, प्रेसिडेंट एज अ प्रेसिडेंट खुद ही इलेक्ट हो गया 2001 में, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई लोकतंत्र चल रहा है यहाँ पर, ओके। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये जो देश है, यहाँ पर ये डेमोक्रेसी चल क्यों नहीं पाती भाई, क्या सिस्टम है ये, है ना। हर देश में तो चलती है, यहाँ पे क्या है इनको, मतलब क्या दिक्कत क्या है डेमोक्रेसी से, है ना, क्यों नहीं चल पाती। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे क्या है, सोशल डोमिनेंस है। एक तो मिलिट्री वाले लोगों की क्या है यहाँ पे राज चलता है एक तरीके से, मतलब कि उनका डोमिनेंस है, ठीक है। और क्लर्गी जो होते हैं, क्लर्गी पहले के टाइम पे क्लर्गी मतलब होते थे जो होते हैं ना पुजारी, और ये जितने भी इस तरीके के लोग होते हैं जो पूजा पाठ ये सब करते हैं, ये क्लर्गी में आते हैं, है ना। उसके बाद जो लैंड ऑनिंग यहाँ पे मतलब कि जो बड़े बड़े ज़मींदार एंड ऑल इस तरीके के अमीर अमीर जो लोग हैं, ये चाहते ही नहीं है कि डेमोक्रेसी आए, बिकॉज इनको फ़ायदे होते हैं, ठीक है, मिलिट्री जब होती है तो इसलिए ये लोग, इनकी डोमिनेंस चलती है पूरे पाकिस्तान में, यानी कि इनका राज चलता है, ये हुक्म चलाते हैं। इसकी वजह से ये उसको आने नहीं देते, यानी कि डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट जो है उसको आने नहीं देते, उस सरकार को रहने देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बार बार मिलिट्री आती रहती है यहाँ पे, पहला रीज़न तो ये हो गया, ठीक है। आपसे CUT में क्वेश्चंस इस तरीके से ही पूछ सकते हैं कि इनमें से बताओ कि कौन सा रीज़न नहीं है, और पूछ सकते हैं इन चारों ऑप्शन में से बताओ कि कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो क्यों नहीं टिक पाता, ठीक है। सो जहाँ तक मेरे हिसाब से वो ऐसे करेंगे, करके पूछेंगे, 3 दे देंगे और चौथा बोलेंगे कि इसमें से बताओ कि कौन सा नहीं है ना। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चलता रहता है हर टाइम पे, ठीक है। तो जो प्रो मिलिट्री पावर्स है वो पावरफुल ग्रुप्स माना जाता है वहाँ पर, कि जो मिलिट्री है, अगर मिलिट्री नहीं होगी और इलेक्टेड वाले होंगे तो इनसे कुछ होगा नहीं, ये सही से झेल नहीं पाएंगे पाकिस्तान इंडिया की वॉर, तो इसलिए क्या होनी चाहिए, मिलिट्री को ही आगे होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ऐसा मतलब दावा किया जाता है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है इनको कुछ नहीं आता, इनमें बहुत मतलब कमियाँ हैं, और इसलिए भी ये बेचारी जो होती है पार्टीज़ वहाँ पर इलेक्ट नहीं हो पाती, ओके। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वही चीज़ फ्लोड हैं, ठीक है, बाय सेल्फिश। उनको बोला जाता है कि ये क्या करती है, अपने मतलब के लिए सोचती हैं और अपना ही मतलब निकालती हैं, ये कुछ भला नहीं कर पाएंगी देश का, ठीक है, तो इसलिए इनको बनने नहीं देते। उसके बाद फिफ्थ वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट भी इनको नहीं मिल पाता। क्यों, क्योंकि ये देखो जो पाकिस्तान है वहाँ से हमें पता है कि आतंकवादी वाला सिस्टम बहुत चलता है ना, कि आतंकवादी निकलते हैं एंड फलाना चीज़ें। तो जो इंटरनेशनल हमारे जो अलग अलग देश हैं, जैसे हम कह सकते हैं USA एंड फलाना जितने भी इंटरनेशनल हम कह सकते हैं देश हैं, वो क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, मिलिट्री रूल को, ठीक है। वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मिलिट्री रूल को, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री है जो टेररिज्म को, यानी कि जो आतंकवाद है उसको भगा सकती है, यानी उसको दूर कर सकती है। अगर वो आ गए डेमोक्रेटिक, अगर इलेक्शन हो गए यहाँ पर, मतलब वैसी वाली पार्टी आ गई तो वो संभाल नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से जो
हमारा कह सकते हैं पाकिस्तान है, वहाँ पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र नहीं चल पाता। ओके, अब हम बात करते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ों की, यानी कि देखो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ के लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा चाह है डेमोक्रेसी को लेकर। जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था कि पूरे साउथ एशिया में जितने भी लोग हैं उन सबके अंदर बहुत ज़्यादा एस्पिरेशन है, बहुत ज़्यादा चाह है डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है। सो पाकिस्तान के लोगों के अंदर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट है, ठीक है, भावनाएं बहुत ज़्यादा है इनके अंदर उसके लिए, डेमोक्रेसी के लिए। दूसरी चीज़ करेजियस एंड रिलेटिव फ्री प्रेस है, यहाँ की जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा क्या है, फ्री है। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ की जो मीडिया है वो कैसी है, फ्री है, मतलब अच्छी मीडिया है, इनको फ्री है, मतलब ज़्यादा इन पे रोक टोक नहीं है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स मूवमेंट, और यहाँ पर बहुत ही हम कह सकते हैं ह्यूमन राइट्स मूवमेंट बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से देखे गए हैं, ठीक है। यहाँ के लोग प्रोटेस्ट भी बहुत करते हैं। ओके, सो ये बात करी हमने पाकिस्तान की। इसके बाद हम आते हैं बांग्लादेश पे। आपको सिर्फ और सिर्फ कहानी की तरह सुनना है, ठीक है, इसको आप रटने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही सो यू कैन बैक द वीडियो एंड फिर से आप पॉज करके एक बार समझ के देखो, ठीक है। बहुत ईजी चीज़ें ये सारी की सारी। अब हम बात करें बांग्लादेश की, है ना, बांग्लादेश में कैसे डेमोक्रेसी आई, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान जो बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का ही पार्ट था, कब से कब तक, 1947 से 71 तक, है ना। 47 में हमें क्या हुआ था, आज़ादी मिली थी, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गए थे, है ना। तो उस टाइम पे जो पाकिस्तान था, एक तो ईस्ट पाकिस्तान था, यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ईस्ट पाकिस्तान था और एक वेस्ट पाकिस्तान था। वेस्ट पाकिस्तान जो आज के टाइम पे जिसको हम पाकिस्तान बोलते हैं उसको कट किया गया था पंजाब में से, है ना। पंजाब का जो सिंध वाला पार्ट है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, है ना। और जो ईस्ट वाला था पाकिस्तान उसको कट करके कहाँ से लिया गया था, आसाम से और बंगाल से। ओके, अब देखो जो वेस्ट पाकिस्तान है जिसको हम आज के टाइम पे पाकिस्तान बोलते हैं वो सिर्फ हम पाकिस्तान बोलते हैं, ठीक है, पहले वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उर्दू भाषा चलती है, ठीक है। जनरल याया खान का रूल था उस टाइम पे। यहाँ पर मैंने बताया था ना 1971 में जब बांग्लादेश के साथ लड़ाई हुई थी, बांग्लादेश अलग हुआ था, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई थी, तो उस टाइम पे किसका शासन चलता था, याया खान का। ओके, यो हनी सिंह नहीं, याया खान है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो था वो था मिलिट्री रूल, ठीक है। यहाँ पर क्या चलता था, मिलिट्री रूल चलता था, यानी कि हमें पता है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल ही चलता है। सो या जनरल या मतलब कि मिलिट्री है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इसकी ईस्टर्न पाकिस्तान की, जो आज के टाइम पे जिसको हम क्या बोलते हैं, बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बांग्ला चलती थी भाषा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहाँ के हैं, बंगाल के हैं। सो बंगाल के लोग क्या बोलेंगे, बांग्ला ही बोलेंगे, ठीक है, बंगाली भाषा बोलते थे ये लोग। उसके बाद यहाँ पर शासन किसका था, यानी कि कौन था पावर में, शेख मुजीब उर रहमान, ठीक है, यानी इसके लिए ज़्यादा लोग सपोर्ट करते थे। और ये जो बंदा था ये कहाँ से था, अवामी लीग, ठीक है, ये एक पार्टी का नाम है इसकी, अवामी लीग, वहाँ से था, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ आई है। अब देखो, अब क्वेश्चन उठता है कि डिमांड क्यों उठी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या रीजंस थे जिसकी वजह से बांग्लादेश बना, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो ईस्ट पाकिस्तान था जिसको हम आज के टाइम पे बांग्लादेश बोलते हैं, वहाँ पर सबसे पहली चीज़ तो इन पर क्या हो रहा था, थोपी जा रही थी उर्दू। और कौन उर्दू थोप रहा था, वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है। वेस्ट पाकिस्तान वाले ईस्ट पाकिस्तान पर क्या कर रहे थे, उर्दू थोप रहे थे कि आपको क्या करना है, उर्दू बोलनी है, उर्दू को एक तरीके से उन पर दबाव डाल रहे थे, ठीक है। जबकि ये लोग क्या बोलते थे, बंगाली बोलते थे, इनको बांग्ला भाषा आती थी, बंगाली आती थी, ठीक है। सो इसके लिए इन्होंने क्या करा, प्रोटेस्ट करा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर इनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट भी होता था, यानी कि इनको समानता का अधिकार टाइप नहीं मिलता था, बिकॉज जो वेस्ट पाकिस्तान वाले थे वो अपने आप को ज़्यादा हम अपने आप को राइट्स देते थे और ईस्ट पाकिस्तान को बहुत कम राइट्स मिले हुए थे, ठीक है। सो उसके लिए भी इन्होंने क्या करी, लड़ाई मतलब आंदोलन करे, ठीक है, अनफेयर ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि असमान जो व्यवहार हो रहा है इनके साथ उसके लिए। उसके बाद इन्होंने मांग क्या उठाई कि हमें जो बंगाली कल्चर है, संस्कृति भी और बंगाली कल्चर के साथ साथ बंगाली जो लैंग्वेज है उसको बोलने का और उस चीज़ को प्रैक्टिस करने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। हमें कोई मना नहीं करना कि हम ये ना करें या वो ना करें, ठीक है। हर किसी के पास राइट है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसी को भी आप जो भी आप बंगाली कल्चर फॉलो करो, अगर आप पंजाबी हो पंजाबी कल्चर फॉलो करो, इफ़ यू आर राजस्थानी सो राजस्थानी कल्चर फॉलो करो, हरियाणवी कल्चर। तो ऐसे कोई रोक टोक नहीं है कि आपको ये करना है वो करना है ना। लेकिन यहाँ पर क्या था, रोक टोक चल रही थी इनके साथ, तो इसलिए इन्होंने क्या करा, राइट के लिए अपनी मांग लड़ी, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी कि नहीं भाई हम बंगाली कल्चर को हमें फॉलो करने दो, ठीक है, लैंग्वेज को। उसके बाद फेयर रिप्रेजेंटेशन, यहाँ से देखो क्या होता था, जब इलेक्शन लड़े जाते थे या फिर कुछ भी होता था तो उसमें ज़्यादातर जो पावर में बंदे होते थे वो कहाँ के होते थे, वेस्ट पाकिस्तान के, जैसे कि ये वेस्ट पाकिस्तान के होते थे, ठीक है। ईस्ट पाकिस्तान वालों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती थी, चाहे हम पार्लियामेंट की बात करें जहाँ पे होता है कि इक्वल लोग होने चाहिए दोनों साइड से, बट ऐसा नहीं था, यहाँ से ज़्यादा लोग होते थे, ठीक है, ईस्ट पाकिस्तान से, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान से, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा ये ऑटोनॉमी की मांग करते, ये बोल रहे थे कि हमें स्वायत्तता दो, और इसी वजह से इन्होंने अलग से बांग्लादेश की मांग भी करी। ओके, समझ आ रही है।
अब देखो क्या हुआ, अब जो मुजीबुर रहमान था जो कहाँ का था, ईस्ट पाकिस्तान से बिलोंग करता था और इसकी पार्टी का नाम क्या था, अवामी लीग था, है ना। अब इसने क्या करा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदा था जिसने स्ट्रगल करा, ठीक है, बहुत लड़ाई लड़ी वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ कि ये बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, अपना राज जमाते हैं, अपना दबदबा जमाते हैं, ठीक है। तो इनके खिलाफ इसने बहुत स्ट्रगल करे, ठीक है। एक तरीके से हम कह सकते हैं हीरो था ये, जिसने बांग्लादेश को अलग करने में बहुत हेल्प करी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने ऑटोनॉमी की मांग करी कि हमें स्वायत्तता प्रदान करो। स्वायत्तता यानी कि अलग से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हमने कश्मीर को दे रखी थी बहुत सारी चीज़ें, अपनी स्वायत्तता की, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा उनका, अपना सब कुछ होगा, है ना। तो उस तरीके से स्वायत्तता की मांग कर रहे थे, ऑटोनॉमी की मांग कर रहे थे। अब 1970 में जो इलेक्शन हुए थे, है ना, उसमें जितनी भी सीट्स थी वो सारी किसको मिल गई, ईस्ट पाकिस्तान को मिल गई, यानी मुजीब उर रहमान को सारी सीट मिल गई, यहाँ तक कि पूरे पाकिस्तान में सीट मिल गई, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। अब देखो क्या हुआ, अब डोमिनेटिंग वेस्ट पाकिस्तान लीडरशिप, जो ये डोमिनेटर थे यहाँ के, है ना, वेस्ट पाकिस्तान वाले क्या हो गए, चिढ़ गए कि इसको कैसे मिल गई भाई, है ना। तो ये लोग हो गए चिढ़ गए। इन्होंने क्या करा, यहाँ पर जिन लोगों का राज चलता है जैसे कि याया खान और ये सब लोग, तो याया खान ने क्या करा, इसको अरेस्ट करवा दिया, मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया, अरेस्ट करवा दिया, ओके। और मिलिट्री रूल जो था जनरल याया खान का, उसके अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी थी, उन्होंने क्या करा, जो बंगाली लोग थे कहाँ पर, ईस्ट पाकिस्तान में, उनको दबाने की कोशिश करी, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे उस टाइम पे, मूवमेंट चला रखी थी इन्होंने, तो फुल आंदोलन चल रहे थे कि हमें नहीं भाई, हमें ऑटोनॉमी दो, हमें स्वायत्तता प्रदान करो, हमें बांग्लादेश चाहिए, हमें अलग देश चाहिए। तो इस तरीके से मूवमेंट्स चल रही थी, ठीक है। तो इस मूवमेंट्स को दबाने के लिए, इन आंदोलनों को दबाने के लिए जो जनरल याया खान था उसने क्या कर दिया, मिलिट्री भेज दी, ठीक है, पाकिस्तान आर्मी को भेज दिया और इन लोगों को दबाने की कोशिश करी। इन सब चीज़ों के चक्कर में तो थाउजेंड्स ऑफ जो वर किल्ड बाय पाकिस्तान आर्मी, जो बांग्लादेश, जिसको हम आज के टाइम बांग्लादेश बोलते हैं, उस टाइम ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, वहाँ के 100,000 ऑफ लोग जो थे वो मारे गए, क्योंकि क्या कर रहे थे, जो पाकिस्तान आर्मी थी वो इन लोगों को दबाने की कोशिश करी थी, ठीक है, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों की जानें गई, ठीक है। अब देखो, ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इंडिया से हेल्प लेनी शुरू कर दी, और यहाँ से 80 लाख लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर इंडिया में शरण लेने के लिए आ गए, ठीक है। रिफ्यूजीज बोलते हैं, शरणार्थी जो होते हैं ना, शरण लेते हैं, तो इनको ये सारे के सारे कहाँ पर उड़ के आ गए, इंडिया में, ठीक है जी। अब इंडिया वाले जो थे, हमें क्या हो गया, एक तरीके से बोझ हो गया हमारे ऊपर, 80 लाख लोग आए हैं, 80 लाख लोगों की जिम्मेदारी अब हमारे ऊपर है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर, आपको अगर कोई जैसे आपके घर में कोई आ जाए, है ना, इस तरीके का जिसको हेल्प की ज़रूरत है, तो आपके ऊपर उसका बोझ ही होगा ना एक तरीके से, आपको उसके लिए भी खाना, उसके लिए भी सब कुछ अरेंज करना पड़ेगा। सो अब 80 लाख लोगों की जो जिम्मेदारी थी वो किसके ऊपर आ गई थी, इंडिया के ऊपर आ गई थी। इंडिया ने क्या फील करा, बर्डन फील करा, और इसकी वजह से इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान वालों को क्या करा, मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट दिया। जैसा कि आप सबको पता है कि जो इंडिया है वो बहुत ही बड़ा दानी देश है ना, हम बहुत अच्छे हैं। सो हमने क्या करा, मिलिट्री, एक तो हमने आर्मी भी भेजी, ठीक है, आर्मी का भी सपोर्ट दिया इन लोगों को, और साथ ही साथ पैसा भी दिया, ठीक है, पैसे भी हमने दिए थे बांग्लादेश वालों को, ठीक है। सो ताकि वो क्या कर सके, उनकी हेल्प हो सके, ठीक है, उनको इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए, उनको आज़ादी दिलाने के लिए हमने ये सब चीज़ें करी। इसकी वजह से क्या हुआ, पाकिस्तान वाले थोड़ी कम है ना, उनको पसंद नहीं आया कि इंडिया कैसे आ रहा है हमारे बीच में, तो दिसंबर 1971 में वॉर हो गई, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान की क्या हो गई, लड़ाई हो गई वेस्ट पाकिस्तान के साथ, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, सरेंडर कर दिया वेस्ट पाकिस्तान वालों ने, ठीक है, और इसकी वजह से क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। कॉन्ग्रेचुलेशन, तालियां, ठीक है। तो क्या हुआ, बांग्लादेश अब तैयार हो गया। अब देखो, अब कहानी खत्म नहीं हुई यहाँ पर, अभी और है, ठीक है, और अभी क्लाइमैक्स बाकी है। फिर क्या हुआ, यहाँ पर बांग्लादेश जब बना तो बांग्लादेश ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है, क्या बनाया, संविधान बनाया अपना, ओके जी, अभी आज़ाद हो गया तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में इनके जो फीचर्स थे इनके कॉन्स्टिट्यूशन के, वो क्या थे, SSD से याद रखो, S से सेक्युलरिज्म, ठीक है, D से डेमोक्रेसी और S से सोशलिज्म, ठीक है। सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष देश होगा, किसी भी एक धर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी, जैसा कि हमारे देश में चलता है, ठीक है। तो सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्ष, ऐसे लिखते ना, पता नहीं क्या लिखते हैं, छोड़ो, ठीक है। सो धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद डेमोक्रेसी होगी यानी कि लोकतंत्र चलेगा यहाँ पर, और सोशलिज्म यानी कि समाजवाद, ओके जी, समाजवाद, ठीक है। सो SSD से आप याद रख सकते हो, इंग्लिश हिंदी जैसे मर्जी याद कर लो आप। तो सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और ये जो सोशलिज्म है, ये यहाँ के, बांग्लादेश की बात हो रही है, ये कहीं अपने देश को ले लो तुम, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये 3 फीचर्स थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में, अब ये भी कम नहीं था, ये जो शेख मुजीबुर रहमान, ये तो हाँ इसका पूरा नाम था शेख मुजीबुर रहमान, ये भी कम नहीं था, इसने क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट मीन्स जब आप चेंज कर देते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ,
तो उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट, ठीक है, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, बदलाव कर देना किसी चीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन में। 1975 में इसने क्या कर दिया, बदलाव कर दिया यहाँ पर। और देखो अब बदलाव क्या करे इस चंट इंसान ने, इसने क्या करा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट होती थी वहाँ पर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे, जहाँ पर क्या होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और एक हम कह सकते हैं प्रेसिडेंट होता है ना, जहाँ पर क्या होता है, एक प्राइम मिनिस्टर होता है और एक प्रेसिडेंट होता है। तो इसने क्या करा, पार्लियामेंट जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी उसको क्या बना दिया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना दिया, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट का राज होगा, और अपने आप को ही प्रेसिडेंट चुन लिया भाई साहब ने, ठीक है। तो और क्या करा, साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या करी, इसने सारी की सारी जितनी भी अवामी लीग को छोड़कर, क्योंकि अवामी लीग का था, अवामी लीग को छोड़कर जितनी भी सारी पार्टीज थी उन सबको क्या कर दिया, खत्म, तुम कोई पार्टी नहीं चलेगी यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ कौन सी चलेगी, अवामी लीग चलेगी। अरे भाई अगर तूने लोकतंत्र बनाया है तो लोकतंत्र में तो ये होता है ना कि बहुत सारी पार्टीज के बीच में ऑप्शंस होते हैं, लोग आज़ाद अपनी मर्जी से चॉइस करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मार्केट में एक ही चीज़ बिक रही है तो आपको वही खरीदनी पड़ेगी ना, अगर मार्केट में एक ही तरीके के चावल बिक रहे हैं तो आपको वही चावल खरीदने पड़ेंगे, आपके पास ऑप्शन थोड़ी है। अभी आप मार्केट जाते हो तो आपके पास 3-4 ऑप्शन होते हैं, ये चावल खरीदो, ये वाला खरीद लो, ये वाला खरीदो, ये वाला खरीदो, व्हाटएवर यू कैन बाय, है ना, बासमती लो, ये लो, वो लो, ऐसे ही हर चीज़ में ऑप्शन होते हैं। बट अगर आपके पास ऑप्शन ही एक होगा तो आपको यही चुनना पड़ेगा। तो इस बंदे ने क्या करा, अवामी लीग को ही सिर्फ और सिर्फ छोड़ के बाकी जितनी भी पार्टीज थी उनको अबॉलिश कर दिया, यानी उन पर बैन लगा दिया, उनको ख़त्म कर दिया, ठीक है, मार नहीं दिया, ये नहीं सोचना कि मर्डर कर दिया उसका ख़त्म कर दिया, मतलब उनको हटा दिया, ठीक है, अपनी कंपटीशन वाली सिस्टम से, ठीक है। अब देखो अब ये फिर अपनी उस पर आ गया दादागिरी पे, तो अब लोग यहाँ के जो थे, है ना, उनके बीच में क्या हो गया, इन सब चीज़ों की वजह से टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, यानी लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ें वापस से शुरू हो गई यहाँ पर बांग्लादेश में। इसकी वजह से अगस्त, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखने, ठीक है, अगस्त 1975 में क्या कर दिया, शेख मुजीब उर रहमान को असैसिनेट कर दिया। असैसिनेट करना होता है इसकी हत्या कर दी, ठीक है जी, क्या कर दी, हत्या कर दी, इसको हम कह सकते हैं मार दिया, इसको हत्या होती है किसी को आप जब जानबूझ के मारते हो, ठीक है। तो इसकी क्या कर दी, हत्या कर दी शेख मुजीबुर रहमान की अगस्त 1972 में। और कैसे हुई, मिलिट्री अपराइजिंग की वजह से, बिकॉज आर्मी वार्मी के चक्कर में इसकी हत्या हो गई, ठीक है, 1975 को। अब देखो अब मुजीबुर रहमान को असैसिनेट हुआ अगस्त 1975 में, इसके बाद कौन आ गया, जिस बंदे ने हत्या करवाई थी आप कह सकते हो वही, ठीक है, जियाउर रहमान आ गया, ठीक है। मुजीबुर रहमान के बाद कौन आया, जियाउर रहमान आ गया, ये भी रहमान है वो भी रहमान है, ठीक है। उसके बाद ये भी नहीं, इसने क्या करा था, इसने नया मिलिट्री रूलर था, ये मिलिट्री रूलर था। मिलिट्री रूलरों को तो वैसे ही लोग नापसंद करते हैं, ठीक है, कि वो नहीं चाहते कि ये आए, क्योंकि उसमें भी लोगों का कोई मतलब ही नहीं है, लोगों ने उनको चुना ही नहीं है, तो आप क्यों रहोगे भाई यहाँ पे, है ना, हमारे पावर में, आप क्या कौन होते हो राज चलाने वाले हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये भी एक नया मिलिट्री रूलर था, और ये क्या करा था, इसने 1979 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें ये जीता था, ठीक है। और इसने अपनी खुद की पार्टी बना ली थी, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, BNP, ठीक है। BNP की अगर फुल फॉर्म पूछ ले क्या क्या होती है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, तो इसने बना ली बांग्लादेश नेशनल पार्टी बना ली, ठीक है। अगर पूछ ले कि जियाउर रहमान कौन सी पार्टी का था, तो BNP का था, ठीक है। उसके बाद इसको भी असैसिनेट कर दिया, यानी इसकी भी हत्या हो गई, ठीक है, यही चल रहा है, हत्याएं चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद कौन आया, इसके बाद आया LT जनरल HM इरशाद। अब देखो जी, ये जो इरशाद जी हैं ये भी क्या है, जनरल है, मिलिट्री वाले हैं। इस बंदे ने क्या करा, फिर से मिलिट्री टेक ओवर हो गया, यहाँ पर मिलिट्री वाले बंदे आ गए, और लोगों ने अब क्या शुरू कर दिया, लोगों ने डिमांड करनी शुरू कर दी डेमोक्रेसी की। खासकर इसमें जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थे, कॉलेज के, स्कूल के, खासकर कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि नहीं भाई बहुत हो गया, बस हो गई, इनफ इज़ इनफ, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, मतलब चाहिए हमारे देश में, ओके, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ पर प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए, लोग डेमोक्रेसी की मांग कर रहे थे, ठीक है। और एक चीज़ इसने और क्या करी थी कि इसने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी जो होती है, राजनीतिक जितने भी हम कार्यकलाप करते हैं, ठीक है, कोई भी कार्यक्रम करना हो वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड स्केल पे होगा, यानी कि लिमिट लगा दी इसने लोगों के ऊपर, ठीक है। और साथ ही साथ क्या, इसकी वजह से क्या हुआ, मास पब्लिक मूवमेंट हुआ, ठीक है, और इरशाद को बाहर निकाल दिया गया था 1990 में। उससे पहले की चीज़ देखो, उससे पहले क्या हुआ, इसने उसके बाद क्या करा, अपने आप को खुद ही चल रहा है इसका, खुद ही इलेक्ट कर लिया प्रेसिडेंट 5 साल के लिए, लोगों ने नहीं करा, खुद ही अपने आप को बोला कि मैं 5 साल के लिए क्या हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, लोग थोड़ी मानेंगे, है ना। तो लोगों ने क्या करा, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, बहुत पब्लिक ने मूवमेंट करे, आंदोलन करे, और इसके चलते जो इरशाद था उसको 1990 में गद्दी से हटा दिया, ठीक है, यानी पावर से निकाल दिया 1990 में। और 1991 से जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो बांग्लादेश में चलता आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि अब जो बांग्लादेश है उसमें डेमोक्रेसी रूल आ गया, और बांग्लादेश की को भी हम कह सकते हैं कि अपनी वाली उसमें
आ गई है, ठीक है। तो 1991 में ये चीज़ हुई थी, मल्टी पार्टी सिस्टम आ गया था बांग्लादेश में और अच्छी तरीके से वहाँ पे अब डेमोक्रेसी चलती है। ओके जी, ओके। सो आई होप आपको यहाँ तक जितना भी मैंने समझाया ये समझ आया होगा। एंड अगर मैं इससे ज़्यादा लंबी वीडियो करूँगी, मतलब अभी आधा चैप्टर बचा है, सो वो हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, बिकॉज अगर मैंने इससे ज़्यादा लंबी वीडियो करी सो इट विल बी वेरी बोरिंग फॉर यू। ओके, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।